हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक इग्नू। इस वीडियो में हम ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 डिस्कस करेंगे M00005 का। जैसा कि आपको पता है ये सब्जेक्ट काफ़ी टफ है। टफ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इस सब्जेक्ट में ना आपके काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं और आप किसी भी टॉपिक को लेकर जज नहीं कर सकते हो। जैसे होता है ना, कॉइन टॉस करते हैं हम तो बोलते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के 50-50% चांसेस हैं। सो सेम वही इस सब्जेक्ट में हो रहा है। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आप ये स्किप करके नहीं बोल सकते हो कि ये आएगा या ये आएगा। इसमें आपको सारा करके चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने जो है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स हैं ना वो करने की कोशिश करी। इसलिए ये जो पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो वीडियो हैं ये बहुत लंबी बन जा रही है। मैंने पहले वीडियो में से भी कुछ क्वेश्चंस इसीलिए कट डाउन किए थे क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी चली जाती। बट इस वीडियो में भी जो है मुझे क्वेश्चंस डालने पड़े हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करके जाओगे तो आपके क्वेश्चंस स्किप हो जाएंगे एग्जाम में। और एक और चीज़ मैं बोलने चाह रही हूँ कि हर सब्जेक्ट की ना एक ही स्ट्रैटेजी नहीं होती है, हर सब्जेक्ट की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती है। इसमें आप लोग क्या करें ना, जैसे हमारे कोई भी टेक्निक्स हैं, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आएंगी, तो हर किसी की हमें क्या लिखनी है, एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस। तो इस तरीके से करके जाइए कि आपको उसका मेथड, प्रिंसिपल, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये चारों चीज़ें ना पता हों। और जो सारे प्रिंसिपल्स हैं मतलब उनका आप डिफरेंस की फॉर्म में खुद से अपने रफली नोट्स बना लें। जब वीडियो आप देखें तो उसी के साथ साथ जो है फिगर आउट कर लें कि क्या आपको जो है क्रक्स निकला है इसका। वैसे मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी आपको, उससे आपको बहुत जल्दी याद होगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे ना आप लोग भूल सकते हो और आपको वहाँ पर बैठ के याद नहीं आएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत मतलब न्यू टॉपिक हैं बेसिकली, और बहुत प्रैक्टिस के बाद ही माइंड में सेट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले ही जो है हम बचे हुए क्वेश्चंस कर लेंगे ब्लॉक 1 के। ब्लॉक 1 में जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे पहले वो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रिंसिपल, मेथोडोलॉजी, एडवांटेजेस ऑफ आरएनए सीक्वेंसेस। सो हमें क्या करना है ना, ये तीनों चीज़ें लिखनी है। मेथड बताना है, प्रिंसिपल बताना है और एडवांटेजेस बताने किसके, आरएनए सीक्वेंसिंग की। सो आरएनए सीक्वेंसिंग इज़ अ पावरफुल नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, इसको एनजीएस भी बोला जाता है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग is used to capture and quantify the presence and quantity of RNA in a biological sample at a given movement। ये क्या करता है, क्वांटिफाई कर देता है, मतलब कितने अमाउंट में प्रेजेंस है हमारा आरएनए का किसी भी सैंपल में एट अ गिवन मूवमेंट, वो हमें बताता है आरएनए सीक्वेंसिंग। इसके प्रिंसिपल की बात करें हम तो प्रिंसिपल इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, आरएनए जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं cDNA फ्रेगमेंट्स में, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सेगमेंट्स में या फ्रेगमेंट्स में, which are then sequenced with the higher throughput sequencing techniques। जैसे कि हमने मान लो कोई भी बड़ा स्ट्रैंड था, उसके हमने छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बना लिए, उसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री जो है डीएनए बोला, और फिर बाद में हम उसका हाई थ्रूआउट देखते हैं सीक्वेंसिंग टेक्निक्स के थ्रू। जैसे हमारा मेथड हम देखना चाहें, इसमें हमारा पहले जो है आरएनए आइसोलेशन होगा। आरएनए आइसोलेशन मीन्स हम कोई भी आरएनए लेकर उसको ये मान लेंगे कि हमें इसको जो है स्टडी करना है, तो हम उसका आइसोलेशन करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द गिवन सैंपल। And then mRNA is typically enriched with poly A selection for eukaryotic mRNA, but rRNA depletion for non-polyadenylated transcripts। सो ये हमारा पहला स्टेप है जिसमें हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल जो सैंपल हमें गिवन है उससे हम उसको आइसोलेट कर लेंगे जो हमें स्ट्रैंड स्टडी करना है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, उसके फिर हम फ्रेगमेंट बनाएंगे। अभी तो हमने आइसोलेट किया है, अब हम उसको क्या करेंगे, cDNA में जो है उसके फ्रेगमेंट्स बना के उसको तैयार कर लेंगे। हम 100 से लेकर 500 तक के न्यूक्लियोटाइड जो है फॉर्म करेंगे इस सेलेक्टेड आरएनए स्ट्रैंड से, टू इम्प्रूव सिक्वेंसिंग एंड एफिशिएंसी एंड कवरेज, ताकि हमारी जो एफिशिएंसी और कवरेज है वो वाइड हो जाए। cDNA सिंथेसिस करेंगे कैसे, फ्रेगमेंटेड आरएनए इज रिवर्स ट्रांसक्राइब्ड इनटू फर्स्ट स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की। फर्स्ट स्ट्रैंड पे हम क्या करेंगे, उस सेलेक्टेड आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्राइब करेंगे, मतलब आरएनए से डीएनए का कुछ फॉर्मेशन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हम जो है देखेंगे। रिवर्स मीन्स उल्टा जाना। होता ही है ना कि आरएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से देन प्रोटीन्स बनते हैं, इसमें हमारा उल्टा होगा, ठीक है। और यहाँ ट्रांसक्रिप्शन है तो प्रोटीन वाला सिंथेसिस से उल्टा जाएंगे। द सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ cDNA सिंथेसाइज टू जनरेट द डबल स्ट्रैंडेड cDNA, ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। इसमें cDNA का सिंथेसिस बेसिकली हो रहा है, डीएनए फॉर्म करेंगे हम आरएनए से। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी प्रिपरेशन। लाइब्रेरी प्रिपरेशन में हमारा क्या होगा, cDNA जो फ्रेगमेंट्स हमने बनाए हैं उनको क्या करेंगे, उनको रिपेयर करेंगे कैसे, ए टेल्ड
एंड उनको लिगेंड के साथ ट्रीट करा के सीक्वेंसिंग एडाप्टर के साथ ज्वाइन करवा देंगे। इसमें हम जो है पीसीआर का भी यूज़ करते हैं। पीसीआर एम्प्लीफिकेशन इज़ यूज टू एनरिच द एडाप्टर लिगेटेड फ्रेगमेंट्स। ठीक है, सो ये हमारा स्टेप हो जाएगा फोर्थ। इसमें हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे, बेसिकली एम्पलीफाई कर देंगे। फिफ्थ स्टेप में हम उसका सीक्वेंसिंग प्रोसेस करेंगे, जो हमने सी डीएनए की लाइब्रेरी बनाई है उसको आइसोलेट करेंगे इनटू नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म में, जिसमें हमारे कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जो आपके पेपर में पूछे हुए हैं, इसलिए इनको ध्यान से लिखिएगा नोट्स में या फिर जहाँ पर भी आप कर रहे हैं। इल्यूमिना, ऑक्सफोर्ड नैनोपोर एंड टेक बायो में हम इसको क्या करेंगे, फिर सीक्वेंस करेंगे यानी स्टडी करेंगे। इसमें इस सॉफ्टवेयर में डालने के बाद तो हम क्या करेंगे, इसका एनालिसिस कर लेंगे, जो भी हमें जो फाइंडिंग्स मिली हैं उनका फिर चेक करेंगे कि क्या इसमें चेंजेस आए हैं, क्या हमारे जो चीज़ें आनी चाहिए थी वो नहीं आई हैं, और न्यू चीज़ें जो भी फॉर्म हुई हैं। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है नोवल ट्रांसक्रिप्ट का, आइसोफॉर्म्स का, फ्यूजन ऑफ जीन्स का, या फिर आरएनए एडिटिंग इवेंट्स का, कि कितने हमारे जो है न्यू इवेंट्स हो रहे हैं, फ्यूजन हो रहे हैं, या फिर एडिटिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो हम इसमें स्टडी करते हैं। एडवांटेज क्या होता है इसका, ये क्या है ना, हमें कॉम्प्रीहेंसिव ट्रांसक्रिप्टोम प्रोफाइलिंग देता है। मतलब ये हमें डिटेक्ट करता है नोन, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, एंड नोवल ट्रांसक्रिप्ट्स, मतलब जो हमें नहीं पता उनके बारे में हमें काफ़ी डिटेल में जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग आरएनए। ठीक है, सेकेंड इसका एडवांटेज है ये हाई सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी रखता है। ये बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्निक्स जो हम आगे देख रहे होंगे वीडियो में। इसमें जो है हमारा ग्रेटर प्रिसीजन होता है देन ट्रेडिशनल मेथड लाइक माइक्रो एरेज। माइक्रो एरेज पे भी एक क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है, इसको भी मैंने वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। तो माइक्रो एरेज से इसकी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। थर्ड एडवांटेज इसका है स्प्लाइस वेरिएंट डिटेक्शन, मतलब जो कि हमारे वेरिएंट आए हैं उनको भी डिटेक्ट करने में क्या होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस में स्पेशली ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। नो प्रायर नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ जो हमारे जो भी टेक्निक्स होते हैं उनमें प्रायर नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आप खुद देखिए ना, गाड़ी चलाने अगर आप जाएंगे एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव देन यू कैन नॉट बी एबल टू ड्राइव द कार। सेम इज़ द केस विद दीज टेक्निक्स। अगर आपको प्रायर नॉलेज नहीं है तो आप अच्छे से स्टडी उसकी रिसर्च नहीं कर पाएंगे। जैसे हमें माइक्रो एरेज में हमारी चाहिए होती है कोई भी प्रायर नॉलेज, आरएनए सीक्वेंसिंग में ऐसी कोई भी प्रायर नॉलेज हमें नहीं चाहिए होती है, और इसीलिए हम इसमें उनका भी डिस्कवरी कर सकते हैं जो हमें नॉन नहीं है, मतलब जिन मॉडल को हमने पहले स्टडी नहीं किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट मतलब प्रोवाइड्स एक्यूरेट क्वांटिफिकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट लेवल अक्रॉस द डिफरेंट सैम्पल्स और कंडीशंस। सो ये क्या करता है, हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ट्रांसक्रिप्ट लेवल्स पर। सिक्स्थ इज इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबिलिटी, मतलब ये जो है फ्लेक्सिबल है, बल्क सैम्पल्स के लिए काफ़ी सुटेबल रहता है, सिंगल सेल ट्रांसक्रिप्टोम्स में भी काफ़ी अच्छा होता है, और टारगेटेड आरएनए स्टडीज़ में हम इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ आरएनए सीक्वेंसिंग। हेयर वी एंड्स विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो। और 14th क्वेश्चन हम देखते हैं, वाई व्हाट इज़ द जीनोम सीक्वेंसिंग। हमें ये बताना है कि जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है, हमें उसका एक ओवरव्यू देना है, किसका, जो उसके दो ब्रॉड टाइप हमारे हैं ना जीनोम सीक्वेंसिंग के, उनका हमें जो है बताना है उनके बारे में। तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, जब हम एंटायर डीएनए को या फिर जीनोम को स्टडी करें और उसका पूरा प्रॉपर सीक्वेंस वाइज स्टडी को हम जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। So, genome sequencing is the process of determining the complete DNA sequence of an organism's genome at the single time. It involves identifying the gene order of the 4 nucleotide bases, मतलब जो भी हमारे bases present है, यानी कि A, T, G, C, एडेनाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन एंड थियामिन। तो ये सारे हमारे 4 बेसिस को ये आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है जीनोम सीक्वेंसिंग। This information is vital for understanding the genetic makeup, diagnosing a disease, डेवलपिंग पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। काफ़ी पॉपुलर है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, आजकल जो है हर पर्टिकुलर जीनोम के अकॉर्डिंग मेडिसिन दे रहे हैं डॉक्टर्स एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर। और बायोलॉजिकल रिसर्च में भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके दो ब्रॉड टाइप हैं हमारे, एक होता है हमारा होल जीनोम सीक्वेंसिंग एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग विच वी हैव टू कवर इज होल एक्सोम सीक्वेंसिंग। सो ये दोनों हमें जो है कवर करने हैं, WGS एंड WES।
सो पहले हम होल जीनोम सीक्वेंसिंग को देख लेते हैं कि होल जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है। होल जीनोम सीक्वेंसिंग डिटरमाइंस द कंप्लीट डीएनए सेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ कोडिंग, इसमें कोडिंग भी हम इंक्लूड करते हैं और नॉन कोडिंग, यानी कि एक्सॉन इंट्रोन दोनों को हम स्टडी करते हैं। ये क्या करता है, कवर करता है एंटायर जीनोम को ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच कैन बी मेड अप ऑफ बिलियन बेस पेयर्स अलॉन्ग विद द ह्यूमन जीनोम, जैसे कि हमारा 3 बिलियन बेस पेयर से बड़ा है वो, तो हम इसमें सारे स्टडी करते हैं। तो ये काफ़ी जो है लेबोरियस टास्क हो जाता है, क्योंकि काफ़ी मतलब लेंदी रहता है ना इतना सारा जीन्स को स्टडी करना, लेकिन इसमें हम जो है सारे ही स्टडी करते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं इसके, हमें जो है ये जेनेटिक स्टडीज़ में काफ़ी हेल्पफुल होता है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ये सारी जो है ब्रॉड आइडिया दे देता है एक जीनोम के बारे में। डिटेक्टिंग रेयर म्यूटेशंस एंड स्ट्रक्चरल वेरिएशन, जितनी भी रेयर म्यूटेशंस हो सकती हैं किसी ऑर्गेनिजम्स में, उसको स्टडी करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। कैंसर के जीनोम को स्टडी करने में हेल्पफुल है कि कौन सी सेल्स में किस तरह की म्यूटेशन आके जीनोम हमारा चेंज हो रहा है, और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में तो ये काफ़ी यूज़ किया जाता ही है। एडवांटेजेस, ये तो हमारी एप्लीकेशन थे। एडवांटेजेस इसके क्या हैं, एडवांटेजेस में हमारा ये लिख सकते हैं हम कि हमें कंप्लीट पिक्चर दे देता है जीनोम का। एप्लीकेशन और एडवांटेजेस में हालांकि इतना डिफरेंस नहीं होता, बट एप्लीकेशन में आप एक तो जो है ना अप टू डेट डे टू लाइफ एग्जांपल्स लिख के आ सकते हैं, और एडवांटेजेस तो आपको पता ही है कैसे लिखने हैं। एडवांटेजेस में इसका दूसरा आप लिख सकते हो कि ये सारे जेनेटिक टाइप वेरिएशंस जो है डिटेक्ट कर लेता है। अगर आपको एग्ज़ाम में याद नहीं आ रहे हैं और अगर एप्लीकेशन या एडवांटेजेस में से कोई एक भी आता है, तो आप दोनों जो है उसका इंटरचेंज करके भी लिख कर आ सकते हैं, गलत नहीं होगा। डिसएडवांटेज हमारे इसके क्या है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है पहली बात तो। दूसरा डाटा इंटेंसिव है, बहुत सारा डाटा हमें कंपाइल करके रखना पड़ता है, और अगर सॉफ्टवेयर हमारा करप्ट हो जाए तो सारा डाटा जो है उड़ सकता है इसका। मोर कॉम्प्लेक्स होता है ये डाटा एनालिसिस में भी, क्योंकि इतने सारे जीन को स्टडी करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं हालांकि, बट फिर भी ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। नाउ होल एक्सोम सीक्वेंसिंग, WES फोकसेस ओनली सीक्वेंसिंग द एक्सोन, इसमें हम क्या करते हैं, ओनली एक्सोन का ही जो सीक्वेंस स्टडी करेंगे, विच आर द कोडिंग पोर्शन, जो कि कोडिंग पोर्शन होता है, नॉन कोडिंग वाला स्टडी नहीं करेंगे। जो एक्सॉन होते हैं वो रफली कोड करते हैं हमारा 1 to 2% ऑफ द जीनोम। इसमें क्या होता है, इसकी जो कवरेज होती है वो लिमिटेड होती है टूवर्ड्स द कोडिंग प्रोटीन्स ओनली। ऑब्वियसली है ना कि जब हम स्टडी ही उनको कर रहे हैं तो कवरेज वही कर पाएंगे ना, वेयर मोस्ट ऑफ नॉन डिसीज रिलेटेड म्यूटेशन अकर्स। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसकी, हमारी एप्लीकेशन हमारी ये है कि हमारी आइडेंटिफाई करता है म्यूटेशन लिंक्ड टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कॉस्ट इफेक्टिव डायग्नोसिस, और थर्ड है हमारा रिसर्चिंग मेंडेलियन सिंगल जीन डिसीजेस। तो ये सारी जो है चीज़ें में हमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। एडवांटेजेस के क्या है, ये चीपर है एज़ कम्पेयर टू होल जीनोम सीक्वेंसिंग, और फास्टर भी है क्योंकि इसमें हम लिमिटेड स्टडी कर रहे हैं। ईजियर होता है डाटा एनालिसिस, और टारगेट द मोस्ट फंक्शनली रेलिवेंट रीजन्स, कोई भी आलतू फालतू की चीज़ों को ये स्टडी नहीं करेगा, रेलिवेंट चीज़ों को स्टडी करेगा, इसलिए मोर एडवांस्ड है एज़ कम्पेयर टू होल जीनोम सीक्वेंसिंग। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं, ये मिसेज द रेगुलेटरी एंड नॉन कोडिंग म्यूटेशंस, तो इसमें नॉन कोडिंग म्यूटेशंस को हम स्टडी नहीं कर पाते हैं। नॉट यूजफुल फॉर स्ट्रक्चरल एंड इंटरजेनिक वेरिएंट एनालिसिस, सो ये दोनों चीज़ें हमारी क्या हैं इसकी डिसएडवांटेजेस में कवर होंगी। नाउ लेट्स मूव टू द 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है, आउटलाइन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नदन ब्लॉटिंग। नदन ब्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद हो तो शायद इस बार आपके MZO 002 वाले पेपर में सदर्न ब्लॉटिंग ऑलरेडी पूछा हुआ था, और लास्ट ईयर दिसंबर 2024 में वेस्टर्न ब्लॉटिंग आया हुआ है। सो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इस बार आ जाए इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करके जाइएगा। प्लस इसमें वीडियो में आगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी कवर्ड है, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी जो है करके जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे जो भी आइडेंटिफाइंग जो मैकेनिज्म होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको करके जाना चाहिए एग्जाम में। हमें क्या करना है, इसका प्रिंसिपल बताना है, दूसरा हमें ये बताना है कि जीन कॉलिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, तो दोनों हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी 15th क्वेश्चन का आंसर। Northern blotting is the molecular biology technique used to detect and quantify specific RNA molecule in the sample, particularly mRNA. So ये क्या करता है, RNA की स्टडी करता है। सदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, वो DNA की स्टडी करता है, ठीक है। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, वो प्रोटीन्स की स्टडी करता है। सो ये जो है ना तीनों ब्लॉटिंग्स का डिफरेंस है, ठीक है। आई होप आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो अब आप देख लीजिए। प्रिंसिपल इसके क्या है, प्रिंसिपल हमारा ये है कि ये होता है हमारा बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन अ लेबल्ड DNA और RNA प्रोब
and a complementary RNA sequence. It helps to determine the gene expression level across the different samples. सो ये हमारा इसका प्रिंसिपल हो गया। अब इसके मेथड्स क्या क्या है। मेथड में हमारा सबसे पहले तो हमें एक्सट्रैक्ट करना है भाई कि हमें पढ़ना क्या है। फिर हम क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, मतलब सेपरेट करेंगे आरएनए के मॉलिक्यूल्स को बेस्ड ऑन देयर साइज बाय यूजिंग डीनेचरिंग एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस मीडियम के अंदर हम डाल के उसको जो है सेपरेट करेंगे कि भाई किसका कितना साइज़ है। फिर हम उसको ट्रांसफ़र टू मेम्ब्रेन, मतलब हम जो भी सेपरेटेड हमने आरएनए किया है उसको हम क्या कर देंगे, जेल से ट्रांसफ़र कर देंगे टू द नेट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। फिक्सेशन करेंगे फिर नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में। ये फिक्सेशन में क्या होगा, जो भी क्रॉस लिंक आरएनए है उसको हम मेम्ब्रेन में जाके फिक्स कर देंगे वाया यूवी और हीट, मतलब या तो यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू या फिर हीट के थ्रू हम उसको बैक्टीरिया से फिक्स कर देंगे, अटैच कर देंगे। फिफ्थ हमारा स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन विद प्रॉब। जो हमने प्रॉब यूज़ किया हुआ है उसके साथ उसका फिर हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, मतलब इंक्यूबेट द मेम्ब्रेन विद द रेडियो एक्टिवली और fluorescently labeled DNA RNA probe that binds specific to the target RNA। इसमें हमने टारगेट फिट किया हुआ है और उसको हम बाइंड करवाएंगे अपने वाले जो हमने फॉर्म किया है अभी उस RNA के सैंपल के साथ। फिर हम इसका वॉशिंग और डिटेक्शन करेंगे, बेसिकली जो भी हमारे अनवांटेड चीज़ हैं वो उसमें हमारे रिमूव्ड आउट हो जाएंगे और फिर फाइनली उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे केमिल्यूमिनेसेंस या फिर ऑटो रेडियोग्राफी प्रोसेस के थ्रू। एप्लीकेशन इसका क्या है, एप्लीकेशन हमारा ये है कि ये मेजरिंग एमआरएनए एक्सप्रेशंस लेवल में काफ़ी हेल्पफुल होता है, वेरीफाइंग ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग प्रोडक्ट्स। फिर थर्ड हमारा है कंपेयरिंग जीन एक्सप्रेशंस इन द नॉर्मल वर्सेस डिसीज स्टेट्स एंड द फोर्थ वन इज कंफर्मिंग टेस्ट फॉर आरटी-पीसीआर एंड आरएनए सीक्वेंसिंग। सो आरएनए सीक्वेंसिंग और आरटी-पीसीआर कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव भी हमें जो है दे देते हैं या फॉल्स नेगेटिव दे देते हैं। सो उसके बाद हम कंफर्मेटरी टेस्ट जो है इसका करते हैं, ठीक है, नर्दन ब्लॉटिंग से। नेक्स्ट हमारा है जीन कॉलिंग। जीन कॉलिंग हमारा क्या होता है, इट इज़ द जीन प्रेडिक्शन ऑल्सो बाय बिकॉज वी रेफर्स टू द कॉम्पिटिशनल मैथड यूज टू आइडेंटिफाई द जीन विद इन द डीएनए सीक्वेंस स्पेशली इन द न्यूली सीक्वेंस जीनोम। हम इसमें क्या करते हैं, जीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं विद इन द डीएनए सीक्वेंस। कैसे करेंगे, बाय यूजिंग सीक्वेंस जीनोम, ठीक है, जो कि हमने सीक्वेंसिंग जीनोम की हुई है उसके बेसिस पे न्यू आइडेंटिफाई करेंगे जीनोम को। कैसे करते हैं, इसका प्रिंसिपल देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम्स का यूज़ करेंगे टू डिटेक्ट ओपन रीडिंग फ्रेम्स। ओआरएफ को डिटेक्ट करने के लिए स्टॉप और स्टार्ट कोडोन यानी कि AUG और UAAG को हम जो है इससे फाइंड आउट करेंगे। प्रमोटर स्प्लाइस साइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम मतलब इसमें यूज़ करते हैं उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये जो है हमारा काफ़ी हेल्पफुल होता है फॉर कोडिंग रीजन्स, नॉन कोडिंग आरएनए एंड फंक्शनल एलिमेंट्स इन द जीनोमिक डीएनए को भी फाइंड करने के लिए। कौन, जीन कोडिंग। अब इसमें मेथड हमारे क्या है, इनपुट सीक्वेंस डाटा। हम इसमें इनपुट कर देंगे जो भी हमें सीक्वेंस डाटा, मतलब जो भी स्टडी करना है, मतलब जो हमने स्टडी किया है उसको इनपुट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, कंप्यूटेशनल टूल मतलब सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। अगेन सॉफ्टवेयर आपके आ गए हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको लिख कर भी आने होते हैं, विच आर द सॉफ्टवेयर्स यूज़ फॉर स्टडिंग द फॉलोइंग चीज़ें, है ना। आपको पिछली जो है पेपर में अगर आप 2024 का पेपर देखें सो आपको सॉफ्टवेयर पूछे गए हैं किसी के स्टडी के, आई डोंट रिमेंबर दैट, बट हाँ आपको सॉफ्टवेयर के नाम भी जो है ध्यान रखने हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। Software tools like Glymer, GeneMark, Prodigal and Augustus are applied for gene calling। इसमें क्या होगा, प्रिडिक्शन होगा फीचर का, प्रिडिक्शन फीचर्स का। प्रिडिक्शन फीचर्स में हमारा क्या होगा, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा स्टॉप कोडोन क्या है, स्टार्ट कोडोन क्या है, इंट्रोन एक्सोन क्या है और रेगुलेटरी एलिमेंट्स क्या हैं, तो वो सब इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फोर्थ में हम एनोटेशंस एंड वैलिडेशन के थ्रू करेंगे, जैसे कि हम इसमें क्या करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे जीन्स का विद द नोन जीन्स डाटाबेस, जो हम कहाँ से प्रोवाइड करते हैं या फिर कहाँ से कलेक्ट करते हैं, NCBI और फिर एनसेम्बल से वाले जो सॉफ्टवेयर हैं या उनसे हम जो है डाटा कलेक्ट करके उससे अपने डाटा को कंपेयर करते हैं, वेरीफाई करते हैं, एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट द ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और प्रोटियोमिक्स। एप्लीकेशन इसके क्या है, इसका एप्लीकेशन है हमारा जीनोम एनोटेशन में। जीनोम एनोटेशन मतलब बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल, वायरसेस को ये काफ़ी स्टडी करने में हेल्पफुल होता है। फंक्शनल जीन की डिस्कवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिव जीनोम में बहुत यूजफुल है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रग एंड वैक्सीन टारगेट्स इन द पैथोजेंस में काफ़ी यूजफुल रहता है। Now let's move to the 16th question. Describe the various applications and outcomes of the transcriptomic studies.
हमें इसमें एप्लीकेशन और आउटकम बताने किसके, ट्रांसक्रिप्टोमिक स्टडीज़ के। तो पहले देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक स्टडी जो है हमारी होती क्या है। सो ट्रांसक्रिप्टोमिक स्टडीज़ हमारी जो हैं वो इन्वॉल्व करती हैं कॉम्प्रीहेंसिव एनालिसिस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स का। मतलब जितनी भी हमारी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स हैं ना, उनका एनालिसिस करेंगे, स्पेशली एमआरएनए का, प्रोड्यूस्ड बाय द जीनोम अंडर द स्पेसिफिक कंडीशंस। सो दिस हेल्प्स रिसर्चर्स टू अंडरस्टैंड द जीन एक्सप्रेशन पैटर्न, कि कौन सा जीन कितना एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को। इसी वजह से वो जो है इससे जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं सेलुलर फंक्शन एंड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। एप्लीकेशन देखते हैं हम, इसके एप्लीकेशन क्या है। ये हमारा हेल्पफुल होता है जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग के लिए। जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग क्या होता है, इसमें आपका शॉर्ट नोट भी जो है बनकर आ सकता है। जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग आइडेंटिफाई विच जीन्स आर अप रेगुलेटेड और डाउन रेगुलेटेड अंडर सर्टेन कंडीशंस। ये हमारा हेल्पफुल होता है कि भाई कौन हमारा अप रेगुलेटेड हुआ है, कौन डाउन रेगुलेटेड हुआ है, मतलब कौन एक्सप्रेस या कौन सप्रेस हमारा हो गया है। It compares healthy versus diseased tissue, cancerous versus non-cancerous and study the developmental stages की embryonic stage में है अभी या adult stage में सेल है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें हेल्पफुल होती हैं जीन प्रोफाइलिंग के लिए। प्रोफाइल मतलब उसका पूरा कच्चा चिट्टा जो है छाँट लेना। डिसीज़ डायग्नोसिस एंड बायोमार्कर डिस्कवरी, ये हमारा आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है जीन एक्सप्रेशन सिग्नेचर प्रोटीन्स को, यानी कि जो सिग्नेचर जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो जो कोर फंक्शन में इन्वॉल्व हैं उनको डायग्नोस करने के लिए, अगर उनमें कोई भी चेंजेस आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए। तो ये हमारा ईएसपी से रिलेटेड हमारा एप्लीकेशन हो जाएगा। डिस्कवरी बायोमार्कर फॉर अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी हेल्पफुल, स्पेशली फॉर ब्रेस्ट कैंसर के लिए। इट स्ट्रेटिफाई पेशेंट फॉर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में भी काफ़ी हेल्पफुल है ट्रांसक्रिप्टोमिक स्टडीज़। ड्रग डिस्कवरी एंड टॉक्सिकोलॉजी, जब आप सेल लेवल पे स्टडी कर रहे हो तो ये न्यू ड्रग्स का एट ट्रांसक्रिप्ट लेवल पर क्या असर होगा, क्या वो जो है टॉक्सिन्स के साथ कैसा रिस्पॉन्स करेंगे, तो वो स्टडी करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। स्क्रीनिंग प्रोसेस में बहुत यूज़फुल होता है फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग, वैक्सीन और टॉक्सिकोलॉजी में काफ़ी हेल्पफुल है। फंक्शनल जीनोमिक्स में काफ़ी यूज़ होता है इसका, टू असाइन द फंक्शन टू प्रीवियसली अननोन जीन। अननोन जीन का कोई भी हम फंक्शन इससे स्टडी करके दे सकते हैं कि भाई हाँ, इस अननोन जीन का ये फंक्शन है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया है। कंपैरेटिव ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में काफ़ी यूज़फुल है, मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज़ को कंपेयर करना, दो डिफरेंट पॉपुलेशंस को कंपेयर करने में काफ़ी हेल्पफुल है ये। Now let's see to the next question. What is the proteome and explain the different structure of protein. हमें प्रोटियोम बताना है। प्रोटियोम क्या होता है, देखो जीनोमिक्स हमारा जो नाम है इस यूनिट का, जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स। जीनोमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ जीनोम एंड प्रोटियोमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ एंटायर सेट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिजम्स या फिर एक्सप्रेस्ड इन द ऑर्गेनिजम्स। So proteome can be defined as the entire set of all proteins expressed by the organism. The final product of the genomic expression is proteome that can be transcribed as assortment of complete set of protein produced in the cell, tissue or biological sample at the particular time. The developmental or cellular phases. So a protein is made up of monomeric subunit. ये जो प्रोटीन होता है ये अमाइनो एसिड यानी कि मोनोमेरिक सब यूनिट से बना हुआ होता है, that together form an unbranched polymer or polypeptide chains with varying length. The polypeptide chain undergoes the 4 distinct characteristic levels of structure. जैसे हमारा जो पहला लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है वो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, नेक्स्ट इज सेकेंडरी, देन टर्शरी एंड क्वाटनरी। ये हमारे 4th स्ट्रक्चर हैं। 4 स्ट्रक्चर हमें जो विद एग्जाम्पल पेपर में लिख कर आने हैं और पढ़ने भी हैं। काफ़ी छोटी क्लासों वाला एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा तब बनेगा जब हमारे अमाइनो एसिड जो है पॉलीपेप्टाइड जो लिंकेज है उससे क्या हो, लिंक हो जाए पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर। द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन द कंडेंसेशन रिएक्शन अकर्स बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। ये हमारा N2C डायरेक्शन में होता है। इस प्राइमरी प्रोटीन के हमारे एग्जाम्पल हैं जैसे कि इंसुलिन। सेकेंडरी प्रोटीन हमारा तब होगा जब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के पॉलीपेप्टाइड हैं वो फर्दर क्या कर लें, कॉन्फर्मेशनल चेंजेस ले आएँ अपने अंदर, या तो इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस के थ्रू, और सेकेंडरी पॉलीपेप्टाइड चेन को बना ले, सेकेंडरी प्रोटीन का फॉर्मेशन कर ले। द टू मेन कॉन्फॉर्मर्स ऑफ द सेकेंडरी प्रोटीन्स आर अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स। या तो वो अल्फा शीट्स में बन जाएंगे बीटा शीट्स में, या फिर वो अल्फा हेलिक्स में चले जाएंगे। सो डीएनए इज बोथ, डीएनए दोनों में होता है। डीएनए का हम देखेंगे आगे स्ट्रक्चर जो है
ठीक है, डीएनए में दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब हम आगे देख के फिर कंफर्म करेंगे, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। So both of these structures are stabilized by the hydrogen bonds that are formed between different amino acids of the polypeptide. Now the third structure is tertiary structure. Tertiary structure हमारा जो है 3D structure होता है, 3D dimensional configuration होता है, जो कि रिजल्ट बनता है आफ्टर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल हमारा आएगा मायोग्लोबिन, और सेकेंडरी वाले का हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा कैरेटिन, जो कि हमारे हेयर्स और नेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वाटनरी स्ट्रक्चर में हमारा क्या है? क्वाटनरी स्ट्रक्चर में हमारा जब मल्टी सब यूनिट स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म बाय द एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड विच आइदर फोल्डेड इनटू द टर्शरी स्ट्रक्चर, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा की फोल्डिंग हो, उसमें सिर्फ 2 की हो रही थी इसलिए टर्शरी बोला है, इसमें ये 2 या 2 से ज़्यादा की हो जाए तो उसको हम क्वाटनरी बोल रहे हैं। दीज टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आर अटेन्ड बाय द सेवरल प्रोटीन दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फंक्शंस and are also involved in the genomic expression, for example hemoglobin, antibodies, immunoglobulins, etc. So now let's move to our next question, question number 18. Question number 18 जो है PYQ भी है, ऑलरेडी दिसंबर का क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। इसमें इन्होंने बोला हुआ है प्रिंसिपल और प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन बताओ माइक्रो एरे का। ठीक भाई, क्या मेथड होता है इसको प्रिपरेशन करने का। नेक्स्ट इसका इस बार क्वेश्चन बन सकता है डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो एरे। सो लेट्स सी, इसी में मैंने दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है कवर किया हुआ है, इसलिए थोड़ा आपको बड़ा लगेगा कि बहुत बड़ा है, बट ये 2 क्वेश्चंस का आंसर जो है एक ही क्वेश्चन में मैंने इंक्लूड किया हुआ है। A microarray is a laboratory technique used to simultaneously measure the expression of 1000 genes. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन मेजर करते हैं of 1000 genes. Microarray analysis appears to have an advantage over Nathan blot and PCR. Why? क्योंकि ये क्या करता है, साइमल्टेनियसली हाई थ्रोपाउट देता है। हम जो है बहुत सारे 1000 जीन्स को एक साथ ही क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जो कि नदन ब्लॉट में या फिर पीसीआर में नहीं कर सकते। सो इसका जो थ्रोपुट जो होता है वो बहुत हाई होता है। लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट RNAs कैन बी स्टडी एंड आइडेंटिफाइड. द रिलेटिव एंड absolute abundance of specific RNA transcript is commonly evaluated and using the microarray based system. प्रिंसिपल इसका क्या होता है? प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन वेयर द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और आरएनए सीक्वेंस बाइंड टू ईच अदर विद हाई स्पेसिफिसिटी। ये इसका जो है प्रिंसिपल हमारा होता है। थाउजेंड्स ऑफ डीएनए प्रॉब्स आर फिक्स्ड इन सॉलिड सरफेस। इसमें बहुत सारे जो डीएनए प्रॉब्स हैं जिनका सीक्वेंस हमें नोन होता है उनको बोला जाता है डीएनए प्रॉब्स। तो वो हम इसमें जो है लगा देते हैं एट द सॉलिड सरफेस, और उन्हें लेबल कर देते हैं किससे, आरएनए और सीडीएनए से, जो कि हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज करवाते हैं, फिर किसके साथ, प्रॉब के साथ। द अमाउंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रिफ्लेक्ट्स द एक्सप्रेशन ऑफ लेवल इन द जीन। जितना ज़्यादा हाइब्रिड करेंगे वो किसके साथ, प्रॉब के साथ, उतना ज़्यादा वो दिखाएंगे कि एक्सप्रेशन ऑफ लेवल उनका उतना ही ज़्यादा है। डिटेक्टेड इनको किया जाता है फ्लोरोसेंस टेक्निक के थ्रू। ठीक है, अब इसका मेथड देख लेते हैं एक बार फटाफट। मेथड में इसका इन्वॉल्व है हमारा सैम्पल प्रिपरेशन। पहले इसका सैम्पल प्रिपेयर करेंगे बाय एक्सट्रैक्टिंग द टोटल आरएनए फ्रॉम द टेस्ट एंड कंट्रोल सैंपल्स लाइक कैंसर एंड पसल्स नॉर्मल वाले सैंपल को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको फिर सीडीएनए में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और उसको लेबल कर देंगे सीडीएनए के साथ विद यूजिंग 2 फ्लोरोसेंट डाइज। पहला जो डाई है हमारा इंपॉर्टेंट CY3 ग्रीन, और नेक्स्ट है CY5 डाई रेड। ठीक है, सो एक हमारा कंट्रोल के लिए यूज़ होता है, दूसरा हमारा टेस्ट के लिए यूज़ होता है। नाउ सेकंड स्टेप इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे जो लेबल्ड सीडीएनए है टू द मिक्सचर ऑफ मैक्रोएरे क्लिप। ईच स्पॉट ऑन द क्लिप हैज़ अ नोन डीएनए प्रॉब। हर जो क्लिप है ना उस पर हमने एक प्रॉब लगा हुआ है जिसका सीक्वेंस हमें ऑलरेडी क्या है, पता है, टू द स्पेसिफिक जीन। हाइब्रिडाइजेशन अकर्स वेयर द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मैच। और हाइब्रिडाइजेशन वहाँ होगा जहाँ हमने नॉन सीक्वेंस लगाया है, वो आने वाले जो अननोन सीक्वेंस से मैच कर जाएगा, वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग मतलब वॉशिंग में ये नहीं कि जाके उसको सर्फिक्सल के साथ धो देंगे, नहीं। वॉशिंग में हम क्या करेंगे, अनबाउंड एंड वीकली बाउंड CDNA इज वॉश्ड अवे बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स टू रिड्यूस द बैकग्राउंड नॉइज, ताकि जो भी हमारे अनवांटेड हैं जिनका कुछ भी लेना देना नहीं था वो वॉश्ड ऑफ हो जाए। फिर उसको हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे और डिटेक्ट करेंगे बाय यूजिंग लेजर स्कैनर। सो दिस इज ऑल इन दिस बेसिकली दिस क्वेश्चन माइक्रो एरे। और इसमें हमारे कुछ हमारे रिजल्ट्स आएंगे, जैसे कि ग्रीन कलर हमारा आएगा जो जीन एक्सप्रेस्ड हुए हैं इन कंट्रोल, रेड आएगा जो जीन हमारे एक्सप्रेस्ड हुए हैं इन टेस्ट, और येलो आएगा जो हमारे बोथ में इक्वली एक्सप्रेस्ड हो रखे होंगे। डाटा एनालिसिस करेंगे, फिर हमें हेल्पफुल होता है आइडेंटिफाई करने में अप रेगुलेटेड और डाउन रेगुलेटेड जीन्स के एक्सप्रेशन में।
सो एप्लीकेशन देखते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, जीन प्रोफाइलिंग में काफ़ी हेल्पफुल है। जीन प्रोफाइलिंग में आपको पता चल गया होगा सारे सेल का पूरा प्रॉपर उसका पूरी जो हिस्ट्री है नाप लेना, उसको जीन प्रोफाइलिंग बोलते हैं। डायग्नोसिस में हेल्पफुल है, ड्रग रिस्पॉन्स एनालिसिस में हेल्पफुल है, आइडेंटिफाइंग द जेनेटिक म्यूटेशंस एंड एसएनपीज में काफ़ी हेल्पफुल होता है, और हमारा स्टडिंग ऑफ होस्ट पैथोजन इन्फेक्शंस में भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसकी लिमिटेशंस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस देखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रीवियसली असर्टेड नॉलेज ऑफ द जीनोम सीक्वेंस। तो इसमें कभी-कभी एरर होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि जो हमने पहले ही देख रखी है उसमें क्या हो एरर हो, तो इसमें जो है हम प्रीवियसली नॉलेज के बेस पे आगे स्टडी करते हैं। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन और नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन काइनेटिक्स दैट रिजल्ट्स इन द हाई बैकग्राउंड लेवल्स। डायनामिक रेंज ऑफ डिटेक्शन इज लिमिटेड एज ड्यू टू द बैकग्राउंड एंड सैचुरेशन सिग्नल्स। तो ये सारे जो हैं इसके लिमिटेशंस हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी टू द 19th क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इस आप देख लो, ये जो 6-7 मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हीं में से ये 2 तो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। सो इन बाकी में से इस बार आए पेपर तो आपको खुद ही आइडिया लग गया होगा, चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो इस क्वेश्चन को स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से वो ज़रूर बनाने का कोशिश करेंगे। सो देखते हैं वन बाय वन। पहले में एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी बताना है, सेकेंड इज एलिसा, थर्ड इज वेस्टर्न ब्लोटिंग, एडमंड सीक्वेंसिंग, प्रोटीन माइक्रोएरे, आइसोटोप कोडेड एफिनिटी टैग लेबलिंग एंड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एंड द लास्ट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। सो लेट्स सी वन बाय वन। तो इसमें वन बाय वन हम देखते हैं। जैसे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का हमें बताना है, तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज अ पावरफुल प्रोटीन सेपरेशन मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन द इमोबिलाइज्ड लिगेंड एंड द टारगेट प्रोटीन। एक जो लिगेंड है वो इमोबिलाइज मतलब मूविंग नहीं है, और दूसरा हमारा टारगेट प्रोटीन है जो हमें स्टडी करना है, उसको टारगेट प्रोटीन हम बोल रहे हैं। इट प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट purification of the protein or the peptides from the samples or a mixture that has become fundamentally competent of many proteomics protocols. Although 2D electrophoresis and non-2D electrophoresis based on proteomics approaches are superior than the affinity chromatography, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है एरर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कभी कभी हमारा लिगेंड जो होता है, जो इमोबिलाइज्ड हम मान के चलते हैं, वो मोबिलिटी शो करने लग जाता है, और टारगेट प्रोटीन भी अपने जो फंक्शन है वो उनसे डेविएट हो जाता है। तो इसलिए हमारी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कभी कभी सही रिजल्ट्स नहीं देती है। नाउ नेक्स्ट इज एलिसा लिंक्ड, बेसिकली एलिसा टेस्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। आप सभी को पता ही है कि ये जो है एड्स के लिए काफ़ी कन्फर्मेटरी टेस्ट माना जाता है। Measuring IgG in the rabbit serum by using alkaline phosphate, which has now become a popular for detection of antigen antibody interactions, very important। जो alkaline phosphate है वो हमारे सारे जितने भी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होते हैं उनको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम मेज़र करते हैं IgG एंटीबॉडी का नंबर। इसमें क्या होता है, हम जो ऐसे मीन्स एक तरफ वही है, प्रॉब लगाते हैं, प्रॉब में जो भी हमारे नॉन सीक्वेंसेस हैं उनको लगा देंगे, और फिर जो हमारा जो मतलब जो स्टडीड वाला जीएनए जिसको हमें स्टडी करना है उससे हम इसको अलाउ करते हैं टू मेक हाइब्रिड्स। इसमें क्या होगा, ऐसे मेजर्स द वेरिएशन इन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी दैट आर रिलेटेड टू एंटीबॉडी एंटीजन लेवल्स विद द लेवल ऑफ स्पेसिमेन यूजिंग द एंटीजन एंटीबॉडी ऑन द सॉलिड सरफेस एज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी। सो इसमें हमारी क्या बनती हैं, वो हाइब्रिड एंटीजन एंटीबॉडी के कॉन्जुगेट्स होते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज इन पावरफुल टेक्निक फॉर डिटेक्शन ऑफ लो अबंडेंस प्रोटीन दैट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन यूजिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रांसफर द नेट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन एंड प्रिसाइज डिटेक्शन ऑफ टारगेट प्रोटीन बाय एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी। सो ये प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारा वेस्टर्न टेक्निक, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। नेक्स्ट इज एडमंड सीक्वेंसिंग। ये जो है हमारा डेवलप किया था फर एडमंड ने इन 1950 टू डिटरमाइन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। तो ये पेप्टाइड और अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है एडमंड सीक्वेंसिंग। द मेथड कंप्राइजेस केमिकल रिएक्शंस दैट eliminate and identify amino acids residue that is present at the N terminus of polypeptide chain. सो ये क्या होता है, आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। एडवांस सीक्वेंसिंग प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ थेरापेटिक प्रोटीन्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स companies. The method uses biochemical processes to identify and remove the amino acid residue from the N-terminal polypeptide chain, and neutral sequencing was crucial in the development of therapeutic proteins in addition of biopharmaceutical quality assurance.
सो ये हमारा यहाँ पर एडवांस सीक्वेंसिंग भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज माइक्रो एरे। माइक्रो एरे हमारा क्या होता है, प्रोटीन चिप हम लगा देते हैं माइक्रो एरे में, अभी आप देख भी चुके हो। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, हाई थ्रूपुट होता है इसका, स्मॉल अमाउंट सैंपल से भी हम जो है काफ़ी अच्छे जो है रिजल्ट्स ले सकते हैं, एनालिसिस काफ़ी लार्ज स्केल पे कर सकते हैं। इसमें हमारी 3 क्लास प्रोटीन चिप हम यूज़ करते हैं। और प्रोटीन माइक्रो एरेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में, जैसे कि एनालिटिकल प्रोटीन माइक्रो एरे, फंक्शनल प्रोटीन माइक्रो एरे एंड रिवर्स फेज प्रोटीन माइक्रो एरे। Now the sixth one is the isotope coded affinity tag, ICAT. ICAT हमारा क्या होता है, ICAT is an isotopic labeling method which chemical labeling reagents are used for quantification of protein, कि कितनी क्वांटिटी में हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है उसको बोला जाता है ICAT. The ICAT also expanded the range of protein that can be analyzed and permits accurate quantification and sequence identification of protein from complex mixtures. The ICAT has broadened all the categories of amino acids which might be inspected, making it possible to precisely quantify and identify proteins by their sequences in the complex mixtures. The ICAT reagents are composed of reactive groups and isotopically coded linker a peptide affinity tag. So, यहाँ पर हमारा ये भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। X-ray crystallography is most preferred technique for 3D structure determination of proteins. The highly purified crystallite protein samples are exposed to X-rays and subsequent diffraction patterns are processed to produce information about the size of repeating units that form the crystal and crystal packaging symmetry. इसमें क्या होता है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हैज़ एक्सटेंसिव रेंज ऑफ एप्लीकेशन टू स्टडी वायरस सिस्टम, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोक एसिड कॉम्प्लेक्सेस एंड इम्यूनो कॉम्प्लेक्सेस। सो ये हमारा एक्सरे की रेस को यूज़ करके प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टडी करने की टेक्निक थी। नाउ नेक्स्ट इज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बीइंग एम्प्लॉयड फॉर कैलकुलेटिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल मास थ्रू द मेजरिंग मास बाय चार्ज रेशियो। इसमें हम मास बाय चार्ज रेशियो लेते हैं, मतलब मास ऊपर रखते हैं और जो उसका नीचे चार्ज है उसको हम नीचे रख देते हैं, ठीक है। द एंटायर प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में करता जाता है ये प्रोसेस। पहले में क्या होगा, गैस फेज आयंस को चेंज करेंगे, ठीक है। चेंज गैस फेज आयंस विच प्रेजेंट्स एज एन ऑब्स्टिकल फॉर बायोमोलिक्यूल्स इन आइदर फ्लूइड और हार्ड फेज, उनको चेंज कर दो। नेक्स्ट फेज में हम क्या करेंगे, सेपरेट कर दो उन आयंस को इन द चैम्बर कॉल्ड मास एनालाइजर इन द विसिनिटी ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बेस्ड ऑन द मास एंड चार्ज वैल्यू, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन। By the process of ionization, the molecule must be transferred to the gaseous phase in the first step, which process the challenges for the biomolecules to present, and the second step involves the separation of ions based on this value, ठीक है। इसको मास एनालाइजर बोला जाता है। फाइनली हमारा क्या होगा, सेपरेटेड आयंस एंड द अमाउंट ऑफ ईच स्पीशीज विद द पर्टिकुलर एमजेड वैल्यू आर मेजर्ड, और इसको हम आगे किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर द आयनाइजिंग मेथड लाइक माल्डी और सेल्डी, ठीक है। मैट्रिक्स assisted laser desorption ionization and surface enhancer laser desorption ionization, और ESI में भी यही यूज़ होता है इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन वाली टेक्निक के अंदर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ WGS होल जीनोम शॉटगन, ये PYQ है, पूछा जा चुका है आपसे। एंड क्लोन बाय क्लोन सीक्वेंसिंग, डिस्कस द क्लोन बाय क्लोन एंड होल जीनोम शॉटगन मेथड यूजिंग जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले हम क्लोन बाय क्लोन का देख लेते हैं। इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है हायरार्किकल शॉटगन सीक्वेंसिंग। द जीनोम इज फर्स्ट ब्रोकन इनटू द लार्ज फ्रेगमेंट्स, पहले उसको लार्ज फ्रेगमेंट में ब्रेक कर लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, क्लोन करवाएंगे डिफरेंट वेक्टर्स के अंदर, फिर उसकी मैपिंग होगी बिफोर सीक्वेंसिंग इट, और ईच फ्रेगमेंट इज सीक्वेंस्ड इंडिविजुअली एंश्योरिंग द ऑर्गेनाइज्ड असेंबली। मेथड क्या है इसमें, पहले फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होगा, जो DNA फ्रेगमेंट है उसको ब्रोक कर लेंगे 100 से 20 kb के यूनिट्स के अंदर, उसको जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू ब्रेक डाउन कर लेंगे, फिर उसका क्लोनिंग कराएंगे इनटू द वेक्टर एंड देन वी विल फिजिकली मैप इट, कि भाई उसमें जो भी चेंजेस वगैरह आए हैं, कि क्लोन में कोई डिटेक्शन वगैरह करेंगे कि ओवरलैपिंग तो नहीं हो गई है, या फिर कोई कॉन्टेक्ट मैप जनरेट करेंगे उस वेक्टर जो हमने ट्रांसफ़र करा है उसके अंदर, अगर कुछ चेंजेस आए हैं तो उनको स्टडी करना। सब क्लोनिंग एंड शॉटगन सीक्वेंसिंग
नेक्स्ट फोर्थ स्टेप हमारा ये होगा ईच बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोम, तो ये हमारा क्या होगा, सब डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर स्पीशीज 1 to 2 kb विच आर सीक्वेंस्ड इंडिविजुअली। सो ये सारी चीज़ें हमारे इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सीक्वेंस असेंबली हमारा लास्ट स्टेप रहता है। सीक्वेंस असेंबली में क्या होगा, स्मॉल फ्रेगमेंट्स आर असेंबल्ड फर्स्ट इनटू द BAC एंड देन बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आर असेंबल्ड टू द फुल जीनोम। इसमें एग्जाम्पल हमारा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, भी हमारा इसी प्रोसेस से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लोन बाय क्लोन वाली टेक्निक से। नेक्स्ट इज होल जीनोम शॉर्टगन सीक्वेंसिंग। इसमें क्या करते हैं, एंटायर जीनोम को, पूरे की पूरे जीन को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर लेंगे और फिर उसको सीक्वेंस करेंगे रैंडमली एंड देन असेंबल कंप्यूटेशन यूजिंग ओवरलैपिंग सीक्वेंस। मेथड देखते हैं इसका। मेथड क्या है, मेथड में इसका पहले हम जो है रैंडम फ्रेगमेंटेशन करेंगे, मतलब GNA को जो है तोड़ लेंगे, फिर इसका सीक्वेंसिंग करेंगे डायरेक्टली यूजिंग द हाई थ्रूपुट प्लेटफॉर्म लाइक इल्यूमिना एंड पैकबायो। फिर हम जो है इसका कॉम्पिटिशनल असेंबली करेंगे सीक्वेंसिंग के बाद कि भाई असेंबल कर लो उसका इनटू द कॉन्टिग एंड स्कैफोल्ड्स यूजिंग द बायोफॉर्मेटिक्स टूल बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग रीजन्स। एंड देन फोर्थ इज गैप फिलिंग। गैप फिलिंग में हम क्या करेंगे, गैप्स आर क्लोज्ड, एरर्स आर करेक्टेड एंड जीन्स आर एनोटेटेड यूजिंग द रेफरेंस डाटा। जो भी मिस्टेक्स वगैरह हैं वो हम उसको करेक्ट कर देंगे बाय यूजिंग द कैलेरा जीनोमिक्स फॉर सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पैरेलल विद द HGP। सो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए आप यहाँ पे ये जो टेबल दी हुई है बुक की उसको कर सकते हो। क्लोन बाय क्लोन का एडवांटेज हमारा ये होता है कि ये हाईली रिलायबल होता है एज इट्स फॉलोज द प्रिपेयर जीन मैप फॉर असेंबली ऑफ फ्रेगमेंट्स। डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये प्रिपरेशन जो होती है ना जीन मैप की, विच इज़ वेरी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है 2001 और 2002 के आसपास का जो है, और अभी तक वो जो है चल ही रहा है। होल जीनोम शॉर्टगन सीक्वेंसिंग में क्या होगा, इसमें कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एडवांटेज इसका ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और लेस टाइम में प्रिपेयर हो जाता है और इतना ज़्यादा इसमें रिपीटेड क्लोनिंग के भी स्टेप्स नहीं होते हैं। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि इसमें एक्यूरेसी जो है कम होती है। ठीक है, सो हेयर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 20 भी खत्म हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। आउटलाइन द स्टेप्स ऑफ सेंगर सीक्वेंसिंग मैथड। सेंगर सीक्वेंसिंग का जो मेथड है उसके जो है स्टेप्स हमें लिख कर आने हैं। पहले तो देख लेते हैं सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड किसे कहते हैं। इसको जो है डाइडॉक्सी चेन टर्मिनेशन मेथड भी बोला जाता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर इन 1977 एंड इट वॉज स्टिल वाइडली यूज्ड फॉर सीक्वेंसिंग शॉर्ट डाटा फ्रेगमेंट्स। Sanger sequencing is based on selective incorporation of chain terminating deoxynucleotides, ठीक है, during the DNA synthesis. When ddNTP is added, the DNA chain terminates, allowing the sequencing by determining fragment length and ending the bases. मेथड इसके क्या है, मेथड में हम इसका देख लेते हैं कि कैसे इसको किया जाता है। सबसे पहले तो हम जो है टेम्पलेट बनाएंगे। टेम्पलेट कैसे बनाएंगे, डीनेचर करेंगे, मतलब डबल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रैंड है उसको पहले ओपन करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे उसको, मेक इट टू सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल में कर लेंगे और उसके साथ फिर एक प्राइमर अटैच कर देंगे ताकि जो सिंथेसिस है वो हमारी क्या हो जाए, इनिशिएट हो जाए। फिर जो भी रिएक्शन सेटअप है उसको सेटअप करेंगे जिसमें हमारी ये फॉलोइंग जो एलिमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो होते हैं, जैसे टेम्पलेट DNA, प्राइमर, DNA पॉलीमरेज और सारे हमारे DNTPs। ठीक है, डाइडॉक्सी जो भी आपने देखा है ना, जो हमने अभी ऊपर देखा था, डाइडॉक्सी न्यूक्लियोटाइड को हमने शॉर्ट में DDNTP बोला हुआ है, तो मैं DDNTP ही बोलूँगी क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा लंबा नाम हो जाता है, डाइडॉक्सी न्यूक्लियोटाइड। सो इसमें हमारा क्या होगा, small amount of one type of DDNTP per tube is present, all four labeled with DDNTP in one mix automated। जो ऑटोमेटेड है उसके साथ हमने चारों में जो है सैंपल में ये जो है मिक्स कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इसमें DNA सिंथेसिस एक्सटेंशन, DNA polymerase extends the new strength to the primer and random incorporation of DDNTP cause chain termination। फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा, फ्रेगमेंट सेपरेशन हो जाएंगी, हम सेपरेट कर लेंगे बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोपोरेसिस या फिर पॉलीएक्राइलाइड जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के प्रोसेस के थ्रू हम इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। फिर सेपरेट के बाद डिटेक्शन करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आया है उसको डिटेक्ट करेंगे कि भाई क्या रिजल्ट हमें मिला है फाइनली, और फिर उसको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू फ्रेगमेंट नेक्स्ट। सो ये हमारा प्रोसेस यहाँ पर सेंगर सीक्वेंसिंग का भी खत्म हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फिश। फिश का प्रिंसिपल बताना है और उसके एप्लीकेशन लिखने हैं।
सो पहले देख लेते हैं फिश क्या है. फ्लोरोसेंस इन situ hybridization. It is a hybridization technique that emerged as one of the most reliable methods to detect the chromosome location and sequence identification in the hybrid nucleic acid. It is one of the advanced variation in the in situ hybridization, which uses the nucleic acid probes labeled with the fluorescent dyes to locate the gene and DNA sequence along in the chromosome. जो बेसिक इनका वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, हम इसमें क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं इंक्यूबेशन डीएनए को विद फ्लोरोसेंट प्रोब्स, जो हमें क्या मिलता है फिर कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट डीएनए, और हाइब्रिडाइज हम इसको पता लगाते हैं. ठीक है, मतलब वो प्रोब लेते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे हमारे टारगेट डीएनए के साथ टू अलाउ देम फ्रीली हाइब्रिडाइज. एप्लीकेशन इसके क्या है, इसका एप्लीकेशन हमारा ये है कि ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, to prepare the genomic map by liquidating the genomic or DNA sequences. Selection of DAC clones prior to genome sequencing in the clone by clone sequencing method, very important. Third is इट इज़ यूज्ड इन डिटेक्टिंग एब्रिएशन, मतलब क्रोमोसोम में कोई भी मिस्टेक वगैरह आ जाती है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये सारे जो भी हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, डाउन सिंड्रोम, एंजलमैन सिंड्रोम, क्राउडी-चैट सिंड्रोम, इनमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है टू फाइंड दैम. ये हमारा जो है डीएनए सीक्वेंस को जीनोम से भी आइडेंटिफाई करने में, या फिर कोई गेन वगैरह तो नहीं हो गया, कोई लॉस तो नहीं हो गया कोई भी क्रोमोसोम पेयर का, उसके लिए हेल्पफुल होता है. फिश इज द न्यूक्लियर डीएनए कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ जीन एंड रिलेशनशिप विद द ट्रांसक्रिप्ट एंड द सब क्रोमोसोमल डोमेन इन वेरियस डिफरेंट सेल साइकिल्स. ठीक है, ये कैंसर में भी जो है डिटेक्शन में काफ़ी रोल प्ले करता है फिश. Now the next question is state the importance of profiling gene expression. Gene profiling का क्या importance होता है? So a crucial technique in the molecular biology and genomics. It allows scientists to understand how the gene regulated and how cell respond to various conditions. Importance इसके देख लेते हैं. ये हमें क्या करता है, जीन के फंक्शन को पता लगाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है कि कौन सा जीन कहाँ पर कब एक्टिव होगा और उसका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है. डिजीज़ के डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्पफुल है कि कौन सी डिसीज़ हमारी कब कितना प्रोटीन जो है शो करना लग जाए या फिर ज़्यादा शो करने लग जाए, तो उसके लिए हेल्पफुल होता है. अर्ली डिटेक्शन में काफ़ी रोल प्ले करता है जीन प्रोफाइलिंग. एंड थर्ड इज़ पर्सनलाइज मेडिसिन. ये काफ़ी फेमस हो रहा है ये कॉन्सेप्ट अब्रॉड वगैरह में कि पर्सनलाइज मेडिसिन, इंडिविजुअल के जीन के अकॉर्डिंग उसको क्या दी जाए, ड्रग्स की मात्रा दी जाए. ड्रग डेवलपमेंट एंड टॉक्सिकोलॉजी. टॉक्सिकोलॉजी में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ड्रग के डेवलपमेंट में कि कैसे हम जो है ड्रग को डेवलप कर रहे हैं. और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में काफ़ी चेंजेस है कि कितने हमारे चेंजेस जो हैं अकर हुए हैं इन द पास्ट टाइम. ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ cDNA AFLP. ये जो है डीएनए है, ओ नहीं है यहाँ पर, ये जो है डीएनए है cDNA कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स. सो इसका क्या हमारा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है वो हमें इसमें कवर करना है. पहले तो देख लेते हैं प्रोसेस क्या होता है. इट इज़ अ पावरफुल टेक्निक यूज टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन पैटर्न्स स्पेशली इन द ऑर्गेनिजम्स विद लिटिल और नो जीनोमिक इन्फॉर्मेशन. It combines with the principle of restriction, enzyme digestion, PCR amplification, and gel electrophoresis to visualize the differentially expressed genes. अब इसके मेरिट्स क्या हैं, इसमें हमें जो है ना प्रायर कोई भी नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होती है कि भाई मान लो हमने कोई डॉग को स्टडी करा है तो डॉग के बारे में हमें पूरा जीनोम का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, लेकिन इसमें वो नहीं है. हम उसके बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन के भी इसमें प्रोसीड कर सकते हैं. हाईली सेंसिटिव होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, डिटेक्ट बोथ हाई और लो कंसनट्रेशन में जो है ये डिटेक्ट कर सकता है. साइमल्टेनियस डिटेक्शन ऑफ मल्टीपल ट्रांसक्रिप्ट में काफ़ी यूज़फुल है. यूज़फुल एंड नोवल जीन डिस्कवरी, जिस जीन का फंक्शन नहीं पता है उसके जीन का जो फंक्शन है उसको पता लगाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है जो कि प्रीवियसली अनकैटेगराइज रहा हो. एप्लीकेशन टू वेरियस कंडीशन जैसे कि जीन एक्सप्रेशन अक्रॉस द डिफरेंट इशूज, स्ट्रेसेस एंड ट्रीटमेंट्स. डिमेरिट इसके ये हो सकते हैं कि जो ये वाला जो हमारा cDNA AFLP होता है ना, ये हमारा काफ़ी लेबर इंटेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है. इसमें लेबर बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब बहुत सारे लोग रिक्वायर्ड होते हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है ऑफ कोर्स. ठीक है, क्यों लेबर कंज्यूमिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बैंड एक्सट्रैक्शन, हाइब्रिड फॉर्मेशन एक्सेट्रा. लो थ्रोपाउट होता है इसका. लो थ्रोपाउट मतलब कि ये ज़्यादा जीन्स को एक बार स्टडी नहीं कर पाता है जैसे कि आरएनए सीक्वेंसिंग में हो पा रहा था, इसलिए जो मैचिंग स्केल होता है रिजोल्यूशन का वो इसमें इतना नहीं हो पाता जितना मॉडर्न सीक्वेंसिंग मेथड का है. लिमिटिंग क्वांटिफिकेशन एबिलिटी है, अभी बताया आप लोगों को. कॉम्प्लेक्स डाटा एनालिसिस होता है इसमें, तभी तो ये लेबोरियस टास्क है. ठीक है, पॉसिबल को माइग्रेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स इसमें हमें देखने को मिल सकता है.
मतलब कि different transcript might produce similar size fragments leading to the ambiguous result. Now the next and last question for this class is outline the steps of SAGE with the neat illustration. SAGE is serial analysis of gene expression. ये क्या होती है? हाई थ्रूपुट एनालिसिस टेक्निक होती है टू मेजर द जीन एक्सप्रेशन लेवल बाय जनरेटिंग शॉर्ट सीक्वेंस टैग्स usually 10 to 14 base pair that usually identify transcript mRNA. The frequency of these tags directly reflects the abundance corresponding to the mRNA samples. अब इसका मेथोडोलॉजी देख लेते हैं कि इसमें क्या मेथड जो हैं यूज़ होते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, आरएनए से cDNA बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री टीएनए बनाएंगे by extracting the RNA using the biotinylated oligo DT primer using reverse transcriptase enzyme and synthesize cDNA and convert the double-stranded cDNA while bound to the magnetic beads. सेकेंड हमारा स्टेप होगा, इसमें हम इसमें क्या करेंगे, एंजाइम डाइजेशन करवाएंगे यूजिंग 4 बेस कटर टू क्लीव द डीएनए एट डिफाइंड साइट। ठीक है, डीएनए cDNA के फ्रेगमेंट्स से फिर उसको अटैच करवा देंगे। थर्ड स्टेप इज अडेप्टर लिगेशन, अडेप्टर को जो है ऐड करवा देंगे टू द स्प्लिट बीड cDNA साइट इनटू द 2 pools different adapters, linker A and linker B containing the recognition site for tagging enzyme IIS and BSN-FI। ठीक है, टैग रिलीज और टैग कैप्चर में हम क्या करेंगे, टैगिंग एंजाइम कट करेंगे डाउनस्ट्रीम फॉर द अडेप्टर साइड रिलीजिंग द शॉर्ट टैग विद द अडेप्टर अटैच्ड। एंड द फिफ्थ स्टेज में क्या करेंगे, डाइटैग फॉर्मेशन एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ ब्लंट एंड पॉलिशिंग। इसमें क्या होगा ना, हमारा एम्प्लीफिकेशन होगा और ब्लंट एंड और डी टैग जो होगा उसका फॉर्मेशन करवाएंगे, एम्प्लीफाई करवाएंगे, मतलब उसका नंबर जो है इंक्रीज करवाएंगे सेल में। Using the sixth contamer assembly, digest the PCR products anchoring enzyme, then vegetate end-to-end from the concatenamers containing multiple tags. सेवेंथ हमारा स्टेप होगा क्लोनिंग और सीक्वेंसिंग का, मतलब जो फाइनली हमारे फॉर्मेशन हुए हैं कॉन्केटेमर्स के, उनको प्लाज्मिड वेक्टर के साथ फर्दर नंबर में करवाएंगे, क्लोन्स बनवाएंगे और उसको फिर क्या करेंगे, सेंगर और नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म में फर्दर एम्पलीफाई सीक्वेंसिंग, मतलब सीक्वेंसिंग कर देंगे, एम्पलीफाई तो ऑलरेडी हो चुका है, सीक्वेंस मतलब स्टडी के लिए भेज देंगे। फिर टैगिंग और टैग काउंटिंग और एनालिसिस करेंगे कि कितना हमारा जो है एनालिसिस हुआ है बाय यूजिंग द डेटाबेस सर्च। और इस तरह से हमारा ये स्टेज का प्रोसेस भी जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो दिस ऑल इन दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। और इसका जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो मैं आपको बहुत जल्द इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाऊँगी। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।